हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा श्योर सिलेक्शन एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें एक सेशन हम ऑलरेडी यूट्यूब पर आप लोगों को दे चुके हैं और ये हमारा दूसरा सेशन है दोस्तों। ठीक है, सेकंड सेशन। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेशन भी देखें और उसका फीडबैक भी हमें दें, सो दैट हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और भी अच्छा करने के लिए और भी इस तरीके के एमसीक्यू सीरीज को ऑफर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सेकंड सेशन देखते हैं और इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा है, पेपर में हो सकता है बड़ा भी आए, हो सकता है क्वेश्चन छोटा भी आए। तो लिखा है आरबीआई विल बी सेटअप अ न्यू रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी फ्रॉम 1 May 2021 टू रिव्यू द रेगुलेशन सर्कुलर्स रिपोर्टिंग सिस्टम्स and compliance procedures of the central bank for streamlining and making them more effective. Who has been appointed the head of the RRA? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी बनाई गई आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा सेटअप की गई? आरबीआई। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि किसने रेगुलेशंस रिव्यू कमेटी को सेटअप किया है। तो आंसर विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका फंक्शन क्या है? जो भी आरबीआई की तरफ से रेगुलेशंस जारी होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, सर्कुलर्स आपने देखा होगा बैंकों में जाते हैं, बैंकों के लिए बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग सिस्टम और कंप्लाइंस प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल बैंक, तो दैट कि जो भी ये सिस्टम्स हैं इनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। आपने देखा कि हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी रिस्की चल रहा है आजकल। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये आपका रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी बनाएगा। तो इसका आंसर पूछा है कि इस कमेटी का हेड कौन होगा। ठीक है, आरआरए का हेड, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एम राजेश्वर राव। ठीक है, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जरूर इसको याद रखें। 100% एग्जाम में अब पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, देखो रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, राइट, और इसके हेड कौन है? एम राजेश्वर राव। ठीक है, ये आपका हो गया। और इस कमेटी को बनाया किसने? आरबीआई ने। ये 3 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, राइट। चलिए, तो कुछ फैक्ट्स हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं जरा। ये देखो, अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमारी कंट्री में क्या होता है, करेंसी नोट्स होते हैं, राइट, और क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो सर्कुलेशन है वो कौन करता है? दोस्तों, करेंसी नोट का जो सर्कुलेशन है वो आरबीआई के कंट्रोल में आता है, आरबीआई उसको मैनेज करता है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, 1 रुपी नोट को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। कॉइन्स जो है वो किसके कंट्रोल में आता है? गवर्नमेंट। तो कॉइन्स का जो सर्कुलेशन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। 1 रुपए नोट का जो सर्कुलेशन है वो भी किसके कंट्रोल में आता है? आरबीआई, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो आपको याद रहेगा कि 2 रुपए से लेके और अभी करंटली हमारी कंट्री का डिनोमिनेशन जो हाईएस्ट है वो कितना है? 2000। इसका सर्कुलेशन करेंसी नोट किसके पास है? आरबीआई। 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के करेंसी नोट का जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंटिंग है, जो सर्कुलेशन है, वो कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स का सर्कुलेशन मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी करेंसी नोट के से रिलेटेड बात हुई। अब देखो, जो पहला पॉइंट है वो क्या है? नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ द करेंसी नोट इज 15। आपने देखा होगा जब आप करेंसी नोट को देखेंगे पीछे बैक पोर्शन उसका, तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज में उसका डिनोमिनेशन मेंशन होता है। लेट सपोज आप 100 रुपीज़ का नोट है, तो 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे होंगे। वो कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। और अगर आप फ्रंट देखेंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। फ्रंट देखेंगे तो आपने देखा है फ्रंट में क्या होता है? हिंदी में लिखा होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है? इंग्लिश में लिखा होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑन अ करेंसी नोट। ठीक है, तो टोटल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेशन जैसे लिखा होता है 100 रुपये, तो 100 रुपये हिंदी में लिखा है, तमिल में लिखा है, मलयालम में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो टोटल क्या है 17, और जो बैक पैनल पे लिखा होता है वो कितना लिखा होता है 15। तो आपको याद रहेगा, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स बताएं, अभी हम एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इंडियन रुपी सिंबल किसने क्रिएट किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आरबीआई कैन इशू नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ 10,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी हमारी कंट्री में 2,000 रुपए तक का करेंसी नोट चलता है, लेकिन आरबीआई इज ऑथराइज टू प्रिंट द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 10,000। इसका मतलब क्या है? अगर आरबीआई चाहे तो मार्केट में 5,000 का नोट भी ला सकता है, 10,000 रुपए का भी नोट ला सकता है। ये आरबीआई के पावर में है। इसलिए आपने देखा पहले 1,000 का नोट था, फिर अचानक से 2,000 का नोट आ गया और हमें पता चला कि यार अब 2,000 का नोट भी चलेगा। लेकिन अगर 10,000 रुपए से ऊपर नोट प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या होगा? अमेंडमेंट करने पड़ेंगे एक्ट में। 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, और उसके ऊपर प्रिंट करना होगा तो उसके लिए अमेंडमेंट रिक्वायर होगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई। फेक करेंसी नोट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेक इंडियन करेंसी नोट। मतलब ये टर्म है जो आरबीआई में यूज किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं FICN, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट। और देखो, फेक करेंसी को हम काउंटरफीट करेंसी भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में काउंटरफीट लिखा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि भाई काउंटरफीट का मतलब फेक होता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है और फिर आंसर हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कई सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। मैं एक बार इनको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, चलो, और मैं चेंज भी कर लेता हूँ कलर, अच्छा रहता है, चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। तो देखो, करेंसी नोट्स, राइट, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे करेंसी नोट्स। कौन प्रिंट करता है, कौन हैंडल करता है करेंसी नोट? आरबीआई। करेंसी नोट का मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। बट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, राइट, और बाकी सारे नोट, राइट। तो 1 रुपी नोट एंड क्वाइन, 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस, ये किसके कंट्रोल में आता है दोस्तों? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, चलो, तो डिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया बैक, मतलब बी लिख दिया। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज पैनल होता है। आप देखना अपने अपने घर में करेंसी नोट, तो यहाँ पर क्या होता है? 15, टोटल 15 लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? 2 लैंग्वेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है, 2, तो 15 2 17, क्लियर। ठीक है, जो हमारा जो सिंबल है, सिंबल क्या है? इस तरीके से सिंबल है, जैसे हम देखते हैं ना डॉलर का सिंबल ही हो गया, उसी तरीके से रुपीस का सिंबल भी बनाया गया इसके द्वारा, डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, चलो, आरबीआई कितने रुपए तक का करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है? 10,000। मतलब आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू प्रिंट, राइट। ठीक है, और अभी जो चलता है वो कितना चलता है? 2,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट्स हो गए जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आरबीआई हैज कैप्ड द टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या है? कि जो कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ, इनका जो टेन्योर है वो आपका क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। मतलब कितने साल तक किसी कमर्शियल बैंक का कोई एक बंदा एमडी और सीईओ रह सकता है? तो आंसर इसका क्या होगा? 15 साल, राइट, 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल तक। द अपर एज लिमिट फॉर एमडी एंड सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर में लिख देता हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। होल टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है, प्राइवेट बैंक, इनका लिमिट कितना किया इन्होंने? 70। मतलब 70 साल तक जो अपर एज है वो कितना है? 70 साल। ठीक है, प्राइवेट बैंक में एमडी एंड सीईओ की, राइट। और कितना टेन्योर हो सकता है? 15,
समझ में आ गया ना। मान लो कोई भी बंदा है, ठीक है, मान लो उदय कोटक, नाम सभी ने सुना भी होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। तो अगर ये बैंक के एमडी हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक एमडी रह सकते हैं। और इनका एज कब तक चलेगा, एज कितना, 70 साल, राइट, 70 साल तक। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये प्राइवेट बैंक के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, और होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स। तो ये देखो जो WOS लिखा है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, होली ओन्ड सब्सिडरीज। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे जब हम बैंकिंग सिस्टम के का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कितने टाइप के बैंक होते हैं बैंकिंग सिस्टम, तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया भी था, तो कोई मुझे बताए कि भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, राइट। तो होली ओन सब्सिडरी ये आप याद रखिए, ठीक है, सिंपल याद। कितने साल तक के लिए एक बंदा MDCO रह सकता है, 15 साल तक के लिए, ठीक है, और कितनी एज तक रह सकता है, 70 साल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, उम्मीद करते हैं कि साउंड बहुत क्लियर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। चलो तो ये RBI ने कैप लगाया। अब RBI से रिलेटेड एक और फैक्ट देखो, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान भी होंगी। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े फैक्ट्स पढ़ेंगे तो हमारी कमांड धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ये सारी चीज़ें क्या लिखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्या, सब्सिडरीज, सब्सिडरीज ऑफ RBI, राइट, सब्सिडरीज। सब्सिडरीज इसको हम ऐसे बोले, होली ओन्ड सब्सिडरीज, होली ओन्ड, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा था ना वो WOS लिखा था, वही होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब क्या है, DICGC का 100% जो ओनरशिप है वो किसके पास है, RBI के पास है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि DICGC इज द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। मतलब DICGC का मालिक कौन है, DICGC का मालिक है RBI, क्योंकि इसके 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है, RBI। इसी तरीके से चारों एजेंसी की शेयर होल्डिंग, तो हम इनको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो मैं क्वेश्चन भी बना के लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not a wholly owned subsidiary of RBI। इनमें से कौन सा RBI का सब्सिडरी नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन DICGC, ठीक है, दूसरा नाबार्ड, राइट, तीसरा BRBNMPL, चौथा IFTAS, ये हो गया, ठीक है। और अगर पांचवा ऑप्शन देना है तो नन ऑफ दीज, राइट, ये हो गया। तो इनमें से कौन सा RBI का होली ओन्ड सब्सिडी नहीं है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आपके हर तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे देखो आंसर जो करेक्ट है वो तो आपका क्या हो गया, नाबार्ड, तो नाबार्ड नहीं है, ठीक है, DICGC है और BRBNMPL है और IFTAS है। क्लियर, बात समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। तो ये हो गया, तो नाबार्ड इसका नहीं है। नाबार्ड जो है वो किसके कंट्रोल में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, राइट, वो RBI कंट्रोल नहीं करता। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से इनके फंक्शंस देख लेते हैं। DICGC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो इसमें क्या लिखा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या है, देखो इसको डिटेल में तो हम फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। लेट सपोज कोई भी बंदा है, क्या उसका नाम प्रशांत है, ठीक है, यानी मेरा नाम। अब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, राइट, और इस सेविंग अकाउंट में मेरे 50 लाख रुपए जमा है, ठीक है, 50 लाख रुपए, जो कि झूठ है क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास। चलिए फॉर इंस्टेंस 50 लाख रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में, इन केस मान लो SBI बैंक फेल हो गया, तो क्या मुझे 50 लाख रुपए वापस मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है।
क्या मुझे 50 लाख मिलेंगे? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन किया, सेविंग अकाउंट, जिसमें 50 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट कर रखे हैं। अगर एसबीआई फेल होता है तो क्या मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे? क्या मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेरे अकाउंट में कितने पैसे जहाँ 50 लाख। आंसर होगा नहीं, 50 लाख नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 लाख। तो ये वो एजेंसी है जो आपके अकाउंट को क्या करती है? इंश्योर करती है, उसका इंश्योरेंस करती है। जैसे हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से DICGC। अब देखो, आपने जैसे LIC से लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो भाई लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? एक लिमिट होती है ना भाई, आपने 5 लाख का लिया, 10 लाख का लिया, 15 लाख का, 20 लाख का, उसी तरीके से इसकी लिमिट जो है वो मैक्सिमम कितनी है? 5 लाख। अगर बैंक फेल होती है और मेरा बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो मुझे कितने मिलेगा? 5 लाख। अगर मान लो मेरा बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए, बैंक फेल होती है तो मुझे पूरा 5 लाख मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मान लो मेरा 4 लाख रुपए और बैंक फेल हो गया तो मुझे पूरा 4 लाख मिलेगा। मतलब 5 लाख तक या 5 लाख से कम जो भी अमाउंट होगा वो पूरा मिलेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट होगा उस केस में भी मुझे केवल 5 लाख मिलेगा। ये लिमिट 2020 में ही इंक्रीज की गई है। ठीक है, ये लिमिट कब इंक्रीज की गई है? 2020 में। दोस्तों इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सो दैट हमारे पास स्पेस आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो पहले ये लिमिट कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 5 लाख रुपए 2020 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस ऑफ अकाउंट आपने बोला खोला तो आप क्या हो गए? अकाउंट होल्डर हो गए। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। और इसको कौन एजेंसी देखता है? DICGC। क्लियर? ये क्या नाम है? देखो इसमें ऑलरेडी हमें पता चला बैंक नोट मुद्रण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैंडल करता है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग, सीधी बात, करेंसी प्रिंटिंग जो RBI के लिए है वो कौन हैंडल करता है? BRB and MPL। ठीक है, और ये क्या? RBI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मतलब क्या हो गया? ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है। ठीक है, तो आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में डील करता है। मतलब ये इनोवेशन, कैसे कोई भी चीज़ फाइनेंशियल में आसान बनाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम हो गया, जैसे पेमेंट सिस्टम, कितना आसान लोगों के लिए पेमेंट सिस्टम हो, सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, IFTAS। ठीक है, और ये REBIT, BRB and MPL, DICGC। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने कोशिश की है शॉर्ट में भी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये सारी की सारी RBI की सब्सिडरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल इनिशिएटिव अंडर विच ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय अ बैंक ब्रांच विल बी इनिशिएटेड एंड ऑथराइज्ड बाय द कस्टमर देमसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है? किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन का जो ऑथराइजेशन है वो खुद कस्टमर करेगा, राइट। सो दैट इससे क्या होगा? इससे फ्रॉड्स को हम क्या कर सकेंगे? प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का टीवी पर ऐड आता RBI का, राइट, आपने देखा भी होगा। तो अब क्या सिस्टम चलता है? जैसे मान लो आपका क्रेडिट कार्ड है, लेट्स सपोज क्रेडिट कार्ड। अब क्या हो गया? मान लो आपका क्रेडिट कार्ड क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, खो गया। किसी को वो क्रेडिट कार्ड मिल गया, ठीक है, किसी को क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो हो सकता है कि वो उससे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर ले। जैसे अभी आपने देखा ना कि विदाउट पिन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट। एक चैप्टर है पेमेंट सिस्टम, उसी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। विदाउट पिन हम 5,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप सीधा कार्ड से पेमेंट करो, कार्ड दिखाओ, पेमेंट, ठीक है, कोई पिन की ज़रूरत नहीं। तो अब मान लो मेरा कार्ड खो गया और किसी ने उससे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लिए, तो मेरा लॉस हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। तो मोबाइल में ऐप से मैंने क्या किया? मोबाइल के ऐप से मैंने मान लो 3,000 रुपये तक पे लिमिट लगा दी। इसका मतलब है मेरे कार्ड से एक बार में 3,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं होंगे। तो एक एडवांटेज हो गया कि जो भी फ्रॉड होते रहते हैं उन फ्रॉड को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लिमिट मैक्सिमम कितनी है? 3,000। तो 3,000 से ज़्यादा के पेमेंट्स होते नहीं, इसलिए आपने देखा वो टीवी पर ऐड अमिताभ बच्चन का आता है, वो यही आता है, ठीक है। तो आजकल आपने देखा फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए PNB ने एक इनिशिएटिव निकाला कि
कस्टमर खुद ऑथराइज करेगा, इनिशिएट करेगा, तभी ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी सर्विस है? आंसर है पीएनबी एट ईज, राइट, पीएनबी एट ईज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर है दोस्तों। तो इसको मार्क कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कोई भी बड़ा इनिशिएटिव किसी बैंक के द्वारा जब लॉन्च किया जाता है तो वो आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब टफ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, किसी क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो क्या लिखा है, आरबीआई हैज एनहांस्ड द लोन अमाउंट फ्रॉम 50 लाख टू पर बोरोवर अगेंस्ट द प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बैक्ड बाय नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट इलेक्ट्रॉनिक एंड WRS, मतलब ये नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स है इशूड बाय द वेयरहाउस रजिस्टर्ड रेगुलेटेड वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब क्या, चलो अच्छा पहले इसको कॉम्प्रिहेंड कर देते हैं, आसान बना देते हैं। तो लेट सपोज मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट, कुछ भी मैंने बोया, गेहूँ चावल आवल। तो क्या होगा, मान लो वेयर हाउस में मेरा सामान रखा हुआ है, ठीक है, वेयर हाउस में, राइट। अब अगर वेयर हाउस में रखा है मेरा सामान, तो उस सामान की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेट सपोज सामान मेरा रखा है, ये सामान मेरा रखा है मान लो 50 लाख रुपए का। तो क्या होगा, मतलब ये वैल्यूएबल है, ठीक है। तो वेयर हाउस क्या करेगा, मुझे रिसीट जारी करेगा, NWRS, ठीक है। अब ये प्लेन भी हो सकती हैं और ये ENWRS भी हो सकती हैं, ठीक है। ये का मतलब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ये सामान मेरे पास रखा हुआ है, तो ये मेरे एसेट्स हुए ना, ये 50 लाख का सामान तो मेरे एसेट्स हुए। अब इस एसेट्स के बदले में आरबीआई क्या करेगा, लोन दे सकता है, मतलब बैंक लोन दे सकता है, राइट, बैंक लोन दे सकता है। तो उसका लिमिट जो पहले आरबीआई ने फिक्स कर रखा था 50 लाख रुपए, बढ़ा दिया है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि NWRS का फुल फॉर्म क्या होगा, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारे एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास घर है, मैं घर में रहता हूँ, तो इसके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेपर होते हैं, ठीक है। तो उस पेपर की तो वैल्यू होती है, तो उस पेपर को हम गिरवी रख के बैंक में हम क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से सामान वेयर हाउस में, वेयर हाउस ने मुझे रिसीट दी है, तो अभी सामान बेचा नहीं है, तभी तो मेरे पास रिसीट है। जब मैं बेच दूंगा तो रिसीट तो फिर मुझे वेयर हाउस में जमा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है वेयर हाउस में सामान है, तो पहले लोन ले सकते थे 50 लाख रुपए तक का, अब उसकी लिमिट बढ़ा के आरबीआई ने कितना कर दिया है, 75 लाख रुपए कर दिया है। आपको समझ में आ गया ना। तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के बदले में जो पहले लोन लिमिट 50 लाख का था, उसने आरबीआई को बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। वेयर हाउस रिसीट्स का मतलब है जो भी मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 75 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सारे आप देख रहे हो कि मोस्टली क्वेश्चन आपके किस पर बेस्ड है, आरबीआई, मतलब सारे इसने जारी किए आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन, इसलिए ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाई सबको पता है बैंक का रेगुलेटर कौन है हमारी कंट्री में, आरबीआई। जो भी डिसीजन लेगा वो आरबीआई। तो आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन यही बन जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और आज तो साउंड का, ऑडियो का भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोगों का थैंक यू, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जिनको भी सेशन अगर पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अम्ब्रेला कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। देखो क्या होता है कि जब हम किसी कोर्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है, सिस्टमैटिक मिलती हैं सारी चीज़ें, इसीलिए हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है और हमारा फ्लो नहीं बिगड़ता है। देखो यूट्यूब पर अगर दोस्तों आप देखोगे तो यूट्यूब पर कंटेंट कितना, बहुत ढेर सारा कंटेंट है। क्या आप पूरा की पूरा कंटेंट पढ़ सकते हो क्या,
नहीं पढ़ सकते हो, राइट। क्योंकि वो सिस्टम में नहीं लगा है। आपको चाहिए कि सारा कंटेंट कैसा मिले, सिस्टमेटिक मिले, आपको मॉक टेस्ट भी मिले, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिले, ठीक है, सो दैट आपकी जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को क्लियर करने की, जॉब लेने की, उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो सकें। तो उसके लिए आप एडमिशन लें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो एनकरेज रहें, ठीक है, उनको पढ़ाने में और ज़्यादा मोटिवेशन आए, तो सेशन को आप लाइक भी करें और आप अपने लोगों के साथ शेयर भी करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करेंगे। तो उससे क्या होगा, एनर्जी मिलती है। ये तो आपको पता है ना, कोई अगर आपके सेशन देखे, कोई आपके सेशन पसंद करे, आप ही हो मेरी जगह, तो आपको लगेगा कि यार हाँ, तो फिर आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं, मैं और ताकत से पढ़ाऊँगा, और अच्छा पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा और अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।